नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। जो क्लास हमने एंड की थी अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, साइकोफार्मेकोलॉजी में सेकंड क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं, जो है हमारा एंटी डिप्रेसेंट्स। देखो, पहली चीज़ एंटी डिप्रेसेंट्स को अपन किस में यूज़ करेंगे। तो एंटी डिप्रेसेंट्स जो ड्रग होते हैं उनको अपन यूज़ करते हैं टू ट्रीट द सैडनेस ऑफ मूड, या डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स देते हैं वो होती है एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स आर द ड्रग विच आर कॉमनली यूज टू ट्रीट द सैडनेस ऑफ मूड या डिप्रेशन। ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज, इंडिकेशन ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट्स। जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उनका इंडिकेशन, तो फर्स्ट इंडिकेशन जो है इसका कि हम किस में यूज कर सकते हैं, और तो यूनिपोलर डिप्रेशन में यूज कर सकते हैं इसको। इसके अलावा बाइपोलर डिप्रेशन में, एंजाइटी, फोबिया या अदर टाइप ऑफ न्यूरोसिस के अंदर। ठीक है, ये देखो इंडिकेशन। सबसे पहली एंटी डिप्रेसेंट्स क्या होती है, ऐसी ड्रग्स होती है जिनको अपन यूज करते हैं टू ट्रीट द सैडनेस ऑफ मूड या डिप्रेशन। इसके इंडिकेशन और किस किस में यूज कर सकते हैं, तो यूनिपोलर डिप्रेशन में यूज किया जा सकता है इसका। इसके अलावा बाइपोलर डिप्रेशन में यूज किया जा सकता है, एंजाइटी में, फोबिया में, या अदर टाइप ऑफ न्यूरोसिस। अदर टाइप ऑफ न्यूरोसिस में जैसे कि अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था फर्स्ट पार्ट में मेंटल डिसऑर्डर का, तो उसमें जो न्यूरोसिस में जो भी डिसऑर्डर्स थे उनके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट्स की। जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं काम कैसे करते हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि डिप्रेशन होता कैसे है। डिप्रेशन कैसे होता है, देखो हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, 5-HT। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं अगर इनका लेवल डिक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से डिप्रेशन अराइज होगा। ठीक है, अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, 5-HT, इनका लेवल अगर गिर जाए या डिक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से डिप्रेशन कोज होगा। अब डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए अपन दे रहे हैं क्या, एंटी डिप्रेसेंट्स। तो ये एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करेंगी, ये जो लेवल गिर रहा है उस लेवल को इंक्रीज करवाएंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ एंटी डिप्रेसेंट्स का, ये एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करती हैं, जो लेवल है सेरोटोनिन का, नॉरएपिनेफ्रिन का, 5-HT के, उसके लेवल को इंक्रीज करवाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ इसका मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन, किसका, एंटी डिप्रेसेंट्स का। दूसरी चीज, एंटी डिप्रेसेंट्स को और क्या क्या बोल सकते हैं, तो जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं इनको पहला नाम मूड एलिवेटर, क्या कहते हैं, मूड एलिवेटर। मूड एलिवेटर क्यों कह रहे हैं, कि जो मूड सैडनेस है उस मूड को ये एलिवेट करवा रही है, तो इसलिए इनको कहा जाता है मूड एलिवेटर। दूसरी चीज, दूसरा नाम है इसका थाइमोलेप्टिक ड्रग, क्या कहते हैं, थाइमोलेप्टिक ड्रग। तो एंटी डिप्रेसेंट्स के दो नाम हुए, पहला मूड एलिवेटर, दूसरा थाइमोलेप्टिक ड्रग। ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज आती है क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट्स। तो जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। सबसे पहला ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, इसको शॉर्ट में कहते हैं TCA, क्या कहते हैं, TCA। दूसरा है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ठीक है, इसको शॉर्ट में कहेंगे हम MAOIs। ठीक है, और लास्ट है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, शॉर्ट में कहते हैं SSRIs। ठीक है, तो देखो फिर उसके बाद में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के अंदर एग्जांपल्स हैं कुछ ड्रग के, एमिट्रिप्टाइलिन, दूसरा नोरट्रिप्टाइलिन, थर्ड एमिप्रेमाइन, फोर्थ क्लोमिप्रेमाइन। ठीक है, उसके अलावा मोनोऑक्सीडेज इनहिबिटर जो है इसमें एग्जांपल है ड्रग के एनिलजाइन, आइसोकार्बोक्सिलाइड। ठीक है,
SSRI या सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक में जो एग्जांपल्स हैं ड्रग के वो हैं फ्लुक्सेटिन, टेरोजिटिन, फ्लुक्सामाइन एंड सर्टेरिन। ठीक है, देखो एंटी डिप्रेसेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। नंबर 1 इज ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, नंबर 2 इज मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, नंबर 3 इज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में कुछ एग्जांपल हैं। सबसे पहला है एमिट्रिप्टाइलिन, दूसरा है नोरट्रिप्टाइलिन, थर्ड है एमिप्रेमाइन, फोर्थ इज क्लोमिप्रेमाइन। ओके, नेक्स्ट मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर जिनको शॉर्ट में कहते हैं एमओआईज। एमओआईज के अंदर एग्जांपल्स हैं फेनिलजीन एंड आइसोकार्बोक्सिजाइड। नेक्स्ट है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एसएसआरआईज जिनको कहते हैं शॉर्ट में, उसमें एग्जांपल है आपके सामने फ्लुक्सेटिन, पैरोजिटिन, फ्लुक्सामाइन और सर्टेलिन। ठीक है, अब देखो ये जो ड्रग्स हैं यहाँ पे एग्जांपल्स में, इनके बारे में 2-3 ड्रग्स हैं उनके बारे में हमें पता होनी चाहिए। मोस्ट चीज़ें, सबसे पहली चीज़ एमिप्रेमाइन। एमिप्रेमाइन के बारे में ये पता होना चाहिए कि जो एमिप्रेमाइन है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है एनयूरेसिस या बेड वेटिंग के अंदर। इसमें एनयूरेसिस या बेड वेटिंग में आपके सामने क्वेश्चन आए, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज यूज्ड एज एनयूरेसिस या बेड वेटिंग। ठीक है, तो आप कहोगे एमिप्रेमाइन। या ड्रग ऑफ चॉइस बताओ एमिप्रेमाइन, ड्रग ऑफ चॉइस बताओ एनयूरेसिस या बेड वेटिंग में, तो आपका आंसर होगा एमिप्रेमाइन। ठीक है, दूसरी चीज क्लोमिप्रेमाइन। क्लोमिप्रेमाइन के बारे में है कि जो क्लोमिप्रेमाइन है ये सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसमें, ओसीएन की, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये जो क्लोमिप्रेमाइन है ये सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस होती है ओसीएन या डीसीडी में। तो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी ओसीएन में, तो फर्स्ट जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, क्या फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन ओसीएन वो होती है फ्लुक्सेटिन। ठीक है, फ्लुक्सेटिन जो है फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है ओसीएन में। आपसे पूछा जाए बताओ ऐसी कौन सी ड्रग है जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसमें, ओसीएन में, तो फ्लुक्सेटिन इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन ओसीएन। क्लियर है? ठीक है, अब देखो जब भी हम एंटी डिप्रेसेंट्स दे रहे हैं तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, कि हमें किस चीज़ में अवॉइड करना है एंटी डिप्रेसेंट्स को, किस में नहीं करना। वो देखो, सबसे पहली चीज़, जब भी पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट्स दे रहे हैं तो आपको देने से पहले और देने के बाद दोनों टाइम ईसीजी को मॉनिटर करना है। इसको ईसीजी को मॉनिटर करना है बिफोर द थेरेपी और आफ्टर द थेरेपी। सेकंड, अवॉइड करना है जब भी आप एमएआईज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एमएआईज मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जब भी दे रहे हैं तो आपको ऐसे फूड को इनहिबिट करना है या ऐसे फूड को अवॉइड करना है जिसमें टायरामीन अमीनो एसिड हो। कौन कौन से फूड है जिनमें टायरामीन अमीनो एसिड होता है, तो टायरामीन अमीनो एसिड होता है चीज़ में, पिकल में, बियर, चॉकलेट, बनाना। ये जो फूड्स हैं इनके अंदर क्या होता है, टायरामीन अमीनो एसिड होता है। तो आपको जब भी आप एमएआईज दे रहे हैं, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग दे रहे हैं, तो आपको ऐसा फूड नहीं देना जिसमें टायरामीन अमीनो एसिड हो। क्यों? क्योंकि ये जो एमएआईज ये क्या करेंगे, टायरामीन अमीनो एसिड के साथ में इंटरेक्शन करेंगे या रिएक्शन करेंगे, जिसकी वजह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस ये कोज करेंगे। क्या कोज करेंगे, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो इसलिए हमें जब भी हम एमएआईज दें तो हमें टायरामीन वाला फूड नहीं देना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कोजेज चीज रिएक्शन, कि जब आप ऐसा कौन सा ड्रग है जो चीज रिएक्शन कोज करता है। तब चीज रिएक्शन से कंफ्यूज हो गए तो कुछ भी नहीं है। चीज याद रखो, चीज में क्या होता है, टायरामीन अमीनो एसिड। और टायरामीन अमीनो एसिड कब रिएक्शन करता है या कब इंटरेक्शन करता है, जब उसको कौन सा ड्रग के साथ में दे दो आप, एमएआईज के साथ में। तो आंसर क्या हो जाएगा, एमएआईज। ठीक है, और लास्ट चीज, जो टीसीएज हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, उनको कभी भी ऐसे पेशेंट को नहीं देना है जिसको नैरो एंगल ग्लूकोमा हो। क्या हो, नैरो एंगल ग्लूकोमा। क्यों? क्योंकि जो टीसीएज हैं ये एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी रखते हैं। कैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। इसलिए आपको
नैरो एंगल ग्लूकोमा वाले पेशेंट को कभी भी TCA नहीं देना है। ठीक है, हमारा एंटी डिप्रेसेंट्स कंप्लीट। अब हम देखेंगे एंटी मैनिक ड्रग्स। जो हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन था एंटी मैनिक, वो अब हम देखेंगे। ठीक है, एंटी मैनिक पहली चीज, एंटी मैनिक जो होते हैं, एंटी मैनिक ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको अपन यूज करते हैं टू एलिवेट द मूड, सॉरी टू ट्रीट द एलिवेशन ऑफ द मूड, मतलब जो मूड एलिवेट है उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, टू ट्रीट द एलिवेशन ऑफ मूड। जो एलिवेशन ऑफ मूड है उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग दे रहे हैं वो होती है एंटी मैनिक ड्रग। अब आता है कि इसको किस किस में इंडिकेशन या किस किस में इसका यूजेज है। तो जो एंटी मैनिक है उसका यूज बात करें तो सबसे पहला BAD, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, दूसरा सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, एंड थर्ड इज एक्यूट मेनिया। एक्यूट मेनिया की कंडीशन में भी आप एंटीमेनिक्स दे सकते हो। तो एंटीमेनिक ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको अपन यूज करते हैं एलिवेशन ऑफ जो मूड है उसको ट्रीट करने के लिए। और किस किस में देंगे, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में, साइजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में और एक्यूट मेनिया के अंदर एंटीमेनिक को दिया जाता है। दूसरी चीज, एंटीमेनिक जो ड्रग है उसके और क्या नाम है, तो एंटीमेनिक का एक नाम और है, वो है मूड स्टेबलाइजर्स। क्या नाम है, मूड स्टेबलाइजर्स। क्यों, क्योंकि जो एलिवेशन ऑफ मूड है उसको ये क्या कर रहा है, स्टेबल करने का काम कर रहा है, तो इसलिए इसका क्या नाम हुआ, मूड स्टेबलाइजर्स। ठीक है, ये बातें कंप्लीट। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ऐसे है कि ये क्या करता है, देखो डिप्रेशन तो जो हो रहा था वो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं सेरोटोनिन वगैरह उनके लेवल गिरने से हो रहा था। तो ये इसमें क्या होता है, एलिवेशन ऑफ मूड या मेनिया कब होता है, जब जो सेरोटोनिन है, नोरेफिनेफ्रिन है या 5-HT इनका लेवल इंक्रीज होने की वजह से। तो ये जो एंटीमेनिक ड्रग्स है ये क्या करेंगे, ये जो लेवल इंक्रीज हो रहा था जिसकी वजह से एलिवेशन ऑफ मूड या मेनिया की कंडीशन आ रही थी उसको डिक्रीज करेंगे। तो मैकेनिज्म एक्शन क्या हुआ, ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं सेरोटोनिन के, 5-HT के, नोरेफिनेफ्रिन के लेवल को डिक्रीज करते हैं और मेनिया से ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं ड्रग के। सबसे पहला है आपके सामने सोडियम वेल्पोरेट। क्या नाम है, सोडियम वेल्पोरेट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है गाबापेंटीन। थर्ड एग्जांपल है आपके पास में कार्बामेजिपिन। ठीक है, एंड फोर्थ है लिथियम। ठीक है, इनमें से हम जो देखेंगे वो लिथियम देखेंगे, क्योंकि जो लिथियम है ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेनिया के अंदर। ठीक है, हम लिथियम के बारे में स्टडी करेंगे अब आगे। और मेनिया के अंदर कौन कौन से ड्रग, सोडियम वेल्पोरेट, गाबापेंटीन, कार्बामेजिपिन, लिथियम। बट लिथियम इज इंपॉर्टेंट या ड्रग ऑफ चॉइस इन मेनिया, सो हम यहाँ पे लिथियम के बारे में देखेंगे। ठीक है, लिथियम के बारे में देख रहे हैं। तो जो लिथियम है उसको किस फॉर्म में यूज किया जाता है एज एंटीमेनिक, तो लिथियम को जो है लिथियम कार्बोनेट की फॉर्म में यूज किया जाता है। पहली चीज तो ये याद रखनी है कि लिथियम को किस फॉर्म में यूज करते हैं, तो लिथियम को लिथियम कार्बोनेट की फॉर्म में यूज करते हैं। डोज क्या है इसका, तो इसका जो डोज होता है वो होता है 900 to 1500 mg पर डे। 900 to 15 mg पर डे जो लिथियम का डोज है। ठीक है, नेक्स्ट जो लिथियम कार्बोनेट है इसका टेस्ट कैसा होता है, तो लिथियम कार्बोनेट का जो टेस्ट होता है वो होता है मेटालिक टेस्ट। और ये किस फॉर्म में दी जाती है, इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट। ठीक है, टेबलेट के फॉर्म में देंगे, लिथियम को लिथियम कार्बोनेट की फॉर्म में देते हैं। 900 to 1500 mg पर डे इसका डोज होता है, मेटालिक टेस्ट एंड इन टेबलेट की फॉर्म में देते हैं। अब मेन चीज ये आती है कि जब भी आप लिथियम थेरेपी दे रहे हैं पेशेंट को, तो उससे पहले आपको 3 इन्वेस्टिगेशन करवाने बहुत जरूरी है। जब भी हम पेशेंट को लिथियम थेरेपी चलवा रहे हैं या दे रहे हैं तो उसको आपको 3 इन्वेस्टिगेशन करवानी है लिथियम थेरेपी से पहले। पहली कौन सी, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, दूसरी KUB किडनी यूरेटर ब्लैडर। ठीक है, एंड फोर्थ इज सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल। ठीक है, ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो RFT में क्या है, रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम किडनी की फंक्शनिंग देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि क्यों देख रहे हैं ये, क्योंकि जो लिथियम होता है ना वो मेटाबोलाइज होता है कहाँ जाके, किडनी में। ठीक है,
लिथियम जो है ये मेटाबोलाइज होता है कहाँ, किडनी में। इसलिए जो लिथियम है उसको कहा गया है नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। क्या कहा गया है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। लिथियम क्या है, एक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। क्यों, क्योंकि ये किडनी में जाके मेटाबोलाइज होता है और किडनी को अफेक्ट करता है। इसलिए हमारे को पहले ही देख लेना है रीनल फंक्शन टेस्ट करवा के किडनी की कैसी क्या फंक्शनिंग है। दूसरा सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल। सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे जो ब्लड है उसमें इलेक्ट्रोलाइट का लेवल हम देख सके। इलेक्ट्रोलाइट का लेवल, सोडियम पोटेशियम का लेवल। क्यों, क्योंकि अगर सोडियम का लेवल कम हुआ, सोडियम का लेवल कम हुआ तो वो लिथियम टॉक्सिसिटी कोज करेगा। क्या कोज करेगा, लिथियम टॉक्सिसिटी। और जो लेवल कम होता है सोडियम का उसको कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। तो हम कह सकते हैं कि हाइपोनेट्रीमिया अगर है पेशेंट के तो वो लिथियम टॉक्सिसिटी कोज करेगा। और ये अगर हमें पहले ही पता लग गया है कि पर्सन की बॉडी में या सीरम में हाइपोनेट्रीमिया है तो हम लिथियम थेरेपी उसको बाद में देंगे, पहले हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया क्या कोज करता है, लिथियम टॉक्सिसिटी। अब देखो लिथियम टॉक्सिसिटी जो है कब होगी, वैसे तो जो लिथियम उसका नॉर्मल जो वैल्यू होता है, ठीक है, नॉर्मल जो लिथियम होता है उसका वैल्यू होता है 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितना होता है, 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये नॉर्मल है। अगर 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो गया लिथियम का लेवल, नॉर्मल तो ये है, ये रेंज याद रखो, अगर इससे ज़्यादा या 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन को हम कहेंगे लिथियम टॉक्सिसिटी। क्या कहेंगे, लिथियम टॉक्सिसिटी। ठीक है, और लिथियम टॉक्सिसिटी होने पे आपको जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो मिलेगा एनोरेक्सिया, ठीक है, नोजिया एंड वोमिटिंग। ये साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अब अगर लिथियम टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा सीवियर होगी तो आप मैनेज कैसे करोगे, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। पर्सन का क्या करवाएंगे अपन, डायलिसिस करवाएंगे। क्या करवा देंगे, डायलिसिस। तो लिथियम टॉक्सिसिटी अगर सीवियर हो गई है तो हमें क्या करवाना है, डायलिसिस करवाना है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, लिथियम जो थेरेपी है उसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे कि उसको किस किस केस में अपन नहीं देखेंगे। तो एक तो अपन ने देख लिया, क्या, हाइपोनेट्रीमिया के केस में, मतलब सोडियम का लेवल अगर कम होगा तो हम नहीं देंगे। दूसरा डायरेटिक्स के केस में भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, देखो, क्योंकि डायरेटिक्स क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट बढ़ाते हैं। और अगर डायरेटिक्स के साथ में अपन लिथियम थेरेपी भी चला रहे हैं तो डायरेटिक्स क्या करेंगे कि लिथियम के क्लियरेंस को तो बढ़ा देंगे बट उसका जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स में जो उसका रीएब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देंगे और क्लियरेंस को बढ़ा देंगे। तब लिथियम आप दे रहे हो और वो रीएब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रहा और एक्सक्रिएट ही हो रहा है, तो लिथियम क्या काम का, इसलिए डायरेटिक्स के साथ में भी अपन लिथियम थेरेपी नहीं देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, हमारा लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है एंटी एंजाइटिक ड्रग्स। क्या है, एंटी एंजाइटिक ड्रग्स। एंटी एंजाइटिक ड्रग्स, पहली चीज आती है कि एंटी एंजाइटिक ड्रग्स किस में देंगे, तो एंटी एंजाइटिक जो ड्रग्स होती हैं वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो अपन देते हैं एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए एंड स्लीप को इंड्यूस करवाने के लिए। तो एंटी एंजाइटिक ड्रग्स टू रिड्यूस एंजाइटी एंड इंड्यूस स्लीप। अगर किसी पर्सन को नींद नहीं आ रही है तो उसके नींद के लिए अपन क्या देंगे, एंटी एंजाइटिक दे सकते हैं, या उसमें एंजाइटी है तो भी अपन क्या दे सकते हैं, एंटी एंजाइटिक ड्रग्स दे सकते हैं। क्लियर है। दूसरी चीज इंडिकेशन कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें अपन एंटी एंजाइटिक ड्रग देंगे। तो सबसे पहली साइकोसिस, साइकोसिस का कोई सा भी डिसऑर्डर हो और न्यूरोसिस वाला कोई सा भी डिसऑर्डर हो उसमें अपन देंगे। बट एक चीज ध्यान रखनी है कि कौन से केस में नहीं देंगे। दे तो साइकोसिस में भी सकते हैं, न्यूरोसिस में, लेकिन अगर एक कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, हाइपरसोमनिया। हाइपरसोमनिया का मतलब होता है पर्सन को बहुत ज़्यादा नींद आए। अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या हाइपरसोमनिया की कंडीशन है तो उस पर आप एंटी एंजाइटिक ड्रग नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे, क्योंकि एंटी एंजाइटिक क्या इंड्यूस करवाती हैं, स्लीप इंड्यूस करवाती हैं। और पर्सन को पहले से ही बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो उस केस में आपको एंटी एंजाइटिक ड्रग्स नहीं देनी है, ये बात याद रखनी है। दूसरी चीज़ कि जो एंटी एंजाइटिक ड्रग्स होती हैं इनका दूसरा नाम क्या है, तो एंटी एंजाइटिक जो ड्रग्स हैं इसके 2-3 नाम हैं। सबसे पहला देखो, एंटी एंजाइटिक जो ड्रग्स है ये क्या कर रही है, नींद ला रही है, तो सिडेटिव्स।
ठीक है। एंजाइटी को कम कर रही है एंजियोलाइटिक्स, ठीक है। हिप्नोटिक्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। सिडेटिव्स हो गई, एंजियोलाइटिक्स हो गई, हिप्नोटिक्स हो गई और माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स। देखो, एंटी एंजाइटिक ड्रग आल्सो नोन एज सिडेटिव्स बिकॉज दे इंड्यूस स्लीप, आल्सो नोन एज एंजियोलाइटिक बिकॉज दे रिड्यूस द एंजाइटी। हिप्नोटिक्स क्योंकि ये एक स्लीप जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है तो इसलिए हिप्नोटिक्स, और माइनर ट्रैंक्विलाइजर भी इनको कहते हैं। ये इसके कुछ नाम है। अब देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो, एक जो एंजाइटी होती है उसके लिए एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा। गाबा का पूरा नाम होता है गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या काम करता है, हमारे ब्रेन के जो सिग्नल्स हैं या हमारे जो नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है उसको कम करता है या वीक करता है, ठीक है। जिसकी वजह से ब्रेन में जो सिग्नल्स हैं वो नहीं जा पाएंगे या ब्रेन का जो फंक्शन है वो नहीं कर पाता है। तो अब देखो, गाबा में क्या होता है कि जब एंजाइटी होती है पर्सन को, ठीक है, तो उस समय ये जो इसका लेवल है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन में, अगर पर्सन के सामने कोई भी फियर आया तो उसको वो देखेगा, डरने लग जाएगा, उसमें एंजाइटी आएगी। तो गाबा क्या है? गाबा क्या है? एक इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्या करता है, हमारे जो ब्रेन के सिग्नल्स हैं या हमारे जो नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है उसको कम करता है या स्लो करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब एंटी एंजाइटिक ड्रग्स में क्या होता है कि अगर गाबा का लेवल गिर गया, गाबा का लेवल कम हो गया, तो उससे पर्सन को एंजाइटी वगैरह आती है, ठीक है। क्योंकि इसका काम है कि जो भी सिग्नल आ रहे हैं उनको ब्लॉक करने का। अभी सिग्नल्स को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, पर्सन के सामने कोई फियर आया तो वो जल्दी से फियर में आ जाएगा, एंजाइटी में आ जाएगा। तो इसलिए जो एंटी एंजाइटिक ड्रग्स हैं ये क्या करते हैं, गाबा का लेवल जो भी फॉल डाउन है या गिरा हुआ है उसको इंक्रीज करते हैं। अब देखो, गाबा का लेवल बढ़ा तो गाबा का लेवल बढ़ा तो गाबा का जो काम है वो काम करेगा। क्या काम था? इनिबिट का। इनिबिट का कैसे? पर्सन के सामने कोई भी ऐसी चीज आ गई जिससे उसको एंजाइटी हो रही है तो उसके ब्रेन सिग्नल्स ही अगर नहीं जाएंगे तो उसमें एंजाइटी नहीं आएगी। दूसरी चीज, पर्सन के अंदर अगर गाबा का लेवल बढ़ेगा तो पर्सन एकदम रिलैक्स होगा तो उसको नींद आएगी। तो ये होती है इसकी मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन, किसकी? एंटी एंजाइटिक ड्रग्स की, ये गाबा के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर है? अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी एंजाइटिक ड्रग। तो एंटी एंजाइटिक ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कितने टाइप्स में? टू टाइप। वन इज बारबिटूरेट्स एंड सेकंड इज नॉन बारबिटूरेट्स, ठीक है। बारबिटूरेट्स एंड नॉन बारबिटूरेट्स। बारबिटूरेट्स के अंदर आपके सामने आएगा एमोबार्बिटॉल, ठीक है, फिनोबार्बिटॉल, पेंटोथल सोडियम। नॉन बारबिटूरेट्स के अंदर बेंजोडाइजेपिन्स और नॉन बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं, बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है बेंजोडाइजेपिन्स का क्लासिफिकेशन। तो हम बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर देखेंगे तो बेंजोडाइजेपिन में हो गए जैसे कि डाइजेपाम, एल्प्राजोलम, क्लोनाजेपाम, मिडाजोलम, लोराजेपाम, इटिजोलम। ये जो ड्रग्स हैं ये क्या है? सारी नॉन बारबिटूरेट्स में भी बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की ड्रग्स हैं। तो देखो, एंटी एंजाइटिक दो भागों में बांटा गया, बारबिटूरेट्स और नॉन बारबिटूरेट्स। बारबिटूरेट्स में एमोबार्बिटल, फिनोबार्बिटल और पेंटोथल सोडियम। नॉन बारबिटूरेट्स में बेंजोडाइजेपिन्स में भी डाइजेपाम, एल्प्राजोलम, क्लोनाजेपाम, मिडाजोलम, लोराजेपाम और इटिजोलम। अब इन ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं फटाफट, एक एक चीजें, जो लाइन्स हैं ड्रग के बारे में वो एक बार देख लेते हैं हम फटाफट। देखो, सबसे पहली चीज हम देखेंगे डाइजेपाम के बारे में। देखो, आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी एंटी एंजाइटिक ड्रग है जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं एज ए सिडेशन। तो जो कॉमन सिडेटिव के रूप में यूज की जाती है वो कौन सी है? डाइजेपाम। तो डाइजेपाम के बारे में एक चीज तो ये हो गई कि इसको एक कॉमन सिडेटिव के रूप में यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। दूसरी कि जो डाइजेपाम होती है
ये पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स में यूज़ की जाती है। कहाँ यूज़ की जाती है? पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स में। क्यों यूज़ की जाती है? वही जो इसका काम है सिडेशन का, इसलिए यूज़ की जाएगी। तो पूछा जाए पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा कौन सी यूज़ की जाती है, तो भी डायजेपाम, या कॉमन सिडेटिव कौन सी है, तो भी डायजेपाम। क्लियर है? ठीक है। दूसरी आती है हमारे पास में क्लोनाजेपाम। क्या आती है? क्लोनाजेपाम। आपसे पूछा जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस बताओ पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर में। किसमें? पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर। तो ड्रग ऑफ जो चॉइस होती है पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर, वो होती है क्लोनाजेपाम। पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर अपन नेक्स्ट वीडियोस अलग से लेके आएंगे एंजाइटी के, उसमें देखेंगे। ठीक है। क्लोनाजेपाम जो होती है ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसमें? पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर में। क्लियर है? दूसरी चीज आती है मिडाजोलम के बारे में। देखो, बिफोर सर्जरी जो पर्सन को सर्जरी की वजह से जो एंजाइटी होती है, उस एंजाइटी को कम करने के लिए जो ड्रग देते हैं वो देते हैं मिडाजोलम। सर्जरी से पहले जो एंजाइटी हो रही है सर्जरी की वजह से, उस एंजाइटी को कम करने के लिए जो ड्रग दे रहे हैं वो देते हैं मिडाजोलम। या एनेस्थीसिया जो दे रहे हैं सर्जरी के टाइम पे, उस एनेस्थीसिया के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए भी अपन क्या देंगे? मिडाजोलम। तो आपसे पूछा जाए कि बिफोर सर्जरी टू रिड्यूस द एंजाइटी विच ड्रग इज प्रिस्क्राइब, तो आप कहोगे मिडाजोलम। या एनेस्थीसिया जो इफेक्ट है, एनेस्थीसिया का इफेक्ट उसको बढ़ाने के लिए भी कौन सी ड्रग? मिडाजोलम। ठीक है। नेक्स्ट आती है आपके पास में, मिडाजोलम हो गई। नेक्स्ट आती है आपके पास में एल्प्राजोलम। क्या आती है? एल्प्राजोलम। एल्प्राजोलम के बारे में ये है कि जो एल्प्राजोलम है इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है विलेज में। कहाँ पे? विलेज के अंदर। पूछा जाए कौन सी एंटी एंजाइटिक ड्रग है जो सबसे ज़्यादा विलेज में यूज होती है, तो एल्प्राजोलम जो है सबसे ज़्यादा यूज होती है विलेज के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग आती है वो आती है क्लोरडाइएजिपोक्साइड। क्लोरडाइएजिपोक्साइड ये जो ड्रग है इसके बारे में एक चीज तो ये याद रखनी है कि ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटी एंजाइटिक ड्रग थी या फर्स्ट डिस्कवर्ड बेंजोडाइजेपिन्स थी। आपसे पूछा जाए बताओ फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटी एंजाइटिक ड्रग या फर्स्ट डिस्कवर्ड बेंजोडाइजेपिन्स कौन सी है, तो आप लिखोगे क्लोरडाइजिपोक्साइड इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है। दूसरी चीज जो क्लोरडाइजिपोक्साइड होती है इसका यूज कब करते हैं, तो इसका यूज करते हैं कि जब एल्कोहल छोड़ने के बाद में जो सिम्टम्स आते हैं ना, उन सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए जो यूज की जाती है वो भी होती है क्लोरडाइजिपोक्साइड। तो एल्कोहल विड्रॉल जो सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है वो होती है क्लोरडाइजिपोक्साइड। और क्लोरडाइजिपोक्साइड वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि और जो बेंजोडाइजेपिन्स है इसको अपन एंटी एंजाइटी में तो यूज कर ही गए हैं, इसके अलावा किस किस में यूज कर सकते हैं, तो उसके अलावा आप मसल रिलैक्सेंट के तौर पे यूज कर सकते हो बेंजोडाइजेपिन्स को। किसके रूप में? मसल रिलैक्सेंट्स के रूप में। दूसरा हाइपरटेंशन के लिए भी आप हाइपरटेंशन के केस में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज अगर हम देखें हाइपरटेंशन के कोज इसके अंदर बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में, एक तो मसल रिलैक्सेंट में यूज कर सकते हैं, एक हाइपरटेंशन के अंदर। अब बात आती है कि अपन जब एंटी एंजाइटिक दे रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ें, जब भी आप एंटी एंजाइटिक ड्रग दे रहे हैं तो लॉन्ग टाइम ड्राइविंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि एंटी एंजाइटिक ड्रग क्या करती है? स्लीप इंड्यूस करवाती है। अगर लॉन्ग टाइम पर्सन ड्राइविंग करेगा हो सकता है उसको नींद आ जाए, एक्सीडेंट के चांस होते हैं। ठीक है। उसके अलावा जब भी एंटी एंजाइटिक ड्रग दे रहे हैं तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लें। क्यों? क्योंकि अगर लंबे समय तक एंटी एंजाइटिक ड्रग्स ले रहे हैं तो उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस बन सकता है। तो इसलिए ड्रग लेने से पहले आपको क्या करना है, जो फिजिशियन है उसका प्रिस्क्रिप्शन लेना है। उसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, अगर बेंजोडाइजेपिन्स की वजह से कोई भी साइड इफेक्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए एंटीडोट क्या होगा, तो बेंजोडाइजेपिन का जो एंटीडोट होता है वो होता है फ्लूमाजेनिल। क्या होता है? फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल जो है ये क्या होता है? एंटीडोट होता है किसका? बेंजोडाइजेपिन्स का। ठीक है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा जो टॉपिक था साइकोफार्मेकोलॉजी आज खत्म हो चुका है। अब जो अगली वीडियो है आपको बहुत जल्दी मिलेगी और एक नया टॉपिक पे मिलेगी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग पे। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। जय हिंद।